हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, इकोलॉजी में घुसने वाले हैं और चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हिंदी में बात करूँ तो जैव विविधता एवं संरक्षण की बात अपन करने वाले हैं। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप कहोगे जेनेटिक्स तो नहीं करवाई पूरी, वो भी चलेगा साथ साथ में और ये चैप्टर भी साथ साथ में चलने वाले हैं। मतलब बायोलॉजी के 2 लेक्चर्स रहेंगे एक दिन में। आज तो शायद ना हो पाए, लेकिन कल से शायद आपको 2 लेक्चर्स बायोलॉजी के देखने के लिए मिलेंगे। और टेस्ट आपका इस बार रविवार को नहीं है, बुधवार को आपका टेस्ट है। और उसके अंदर सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपका जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो आपका आने वाला है और पूरी इकोलॉजी आपको देखने के लिए मिल सकती है। जितनी होगी उतनी करवा देंगे, बाकी पूरी करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। ये चैप्टर जो वो 2 लेक्चर का चैप्टर है और ये 1 लेक्चर आज का है, 1 लेक्चर कल हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जिस चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगाने वाला था वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में काफ़ी टाइम लग भी रहा है। दूसरे चैप्टर के अंदर भी काफ़ी टाइम लगेगा और बाकी इकोलॉजी के अंदर टाइम नहीं लगेगा, तो वो जल्दी जल्दी करवा देंगे। तो टेस्ट की तैयारी रखना। 3 सितंबर को अपनी बायोलॉजी का, पूरी बायोलॉजी का टेस्ट रहेगा, तो उसकी भी अपनी तैयारी रखना बढ़िया से। अपने दोस्तों को और सबको बताना उस टेस्ट के बारे में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे आके देना। आपकी तैयारी कहाँ चल रही है सबको पता रहेगा और रैंक बिल्कुल रैंक आएगी और क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे नीट के लेवल के ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए टेस्ट में मिलेंगे। तो टेस्ट की तैयारी अच्छी सी रखना। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। जैव विविधता एवं संरक्षण की अपन बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनना बातों को, इजी चैप्टर है। जितनी एनसीईआरटी में बातें लिख रखी हैं उतनी बातें आप पढ़ लोगे तो बस काम बन जाएगा। इसमें थोड़ी सी यार डेटा है, तो वो डेटा भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इकोलॉजी वाले चैप्टर्स के अंदर आपको डेटा देखने के लिए मिलेगा, तो वो नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तो पड़ेंगे, ठीक है। चलो, अब एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं उनमें छुपा छुपा के जो चीजें दे रखी हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और साथ में एनसीईआरटी को भी पढ़ते जाते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर के लिए नहीं बोलूंगा, मतलब लेक्चर करने के बाद में अपनी एनसीईआरटी उठाना और उसको पढ़ना जरूर, ठीक है। बातें वही बता रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी को भी आपको पढ़ना है ताकि आपकी कमांड और अच्छी बन जाए, क्योंकि इन चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। ध्यान से सुनना बातों को और समझ लेना। सबसे पहले जैव विविधता क्या होती है उसकी बात करेंगे। उसके बाद में चैप्टर जैसे जैसे खत्म होगा आपको जैव विविधता को बचाएंगे कैसे, संरक्षण की भी बात करने वाले हैं। लेकिन पहले समझे तो सही कि ये जैव विविधता है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन वही देख लो। जैव विविधता क्या है? ये जैविक संगठन के सभी स्तरों पर विविधता, ठीक है। जो जैविक संगठन है उनके अलग अलग स्तर हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग स्तरों पर जो विविधता है उसको क्या बोला है? जैव विविधता कहा गया है। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे आपको और क्लियर होता जाएगा। ये जैव विविधता जो शब्द है ये किसने दिया और इसको पॉपुलर किसने किया? तो वो एक साइंटिस्ट हैं, एडवर्ड विल्सन। उन्होंने इस शब्द को, जैव विविधता जो शब्द है, हिंदी में अब आप बोलोगे एडवर्ड विल्सन तो अंग्रेज नाम लग रहा है हमें, तो आप जैव विविधता को कैसे ये प्रमोट कर सकते हैं? तो जैव विविधता को इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये उसका हिंदी वर्जन है, जैव विविधता। तो एनसीईआरटी पर हिंदी मीडियम वाली पढ़ रहे हैं तो जैव विविधता बोल दिया ना। बाकी उन्होंने बायोडाइवर्सिटी की बात करी थी, जैव विविधता उनको क्या पता हिंदी में क्या बोलते हैं। तो उन्होंने बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, जो शब्द है, इसको पॉपुलर किया था। तो आपको पूछे एग्जाम में कि बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है, जो जैव विविधता जो शब्द है, इसको पॉपुलर किसने किया? तो बोल देना एडवर्ड विल्सन। और ये जो एडवर्ड विल्सन थे ये सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो सामाजिक जैव वैज्ञानिक ये थे। यहां तक बातें क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपन जैव विविधता के अलग अलग स्तर हैं। एक है जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी और दूसरी फिर स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिटी और तीसरी है इकोलॉजिकल लेवल पर डाइवर्सिटी। एक एक को देख लेते हैं। पहली है आनुवांशिक की विविधता। ये आनुवांशिक विविधता क्या होती है? ये आनुवांशिक स्तर पर विविधता आती है इसके अंदर, है ना। भैया नहीं समझ में आया आनुवांशिक स्तर क्या होता है, तो मैंने कहा ध्यान से सुन लो। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, ठीक है। अपनी जाति सेम है, जाति का मतलब वो नहीं, कास्ट नहीं, जाति मतलब इंसान ही है ना अपन। अपनी स्पीसीज तो सेम है भैया, ठीक बात है, स्पीसीज तो सेम है, मतलब इंसान ही है, स्पीसीज तो सेम है। लेकिन आप में और मेरे में विविधता है या नहीं है? समानता है क्या? बिल्कुल समान है। जैसे आप हो वैसा ही मैं हूं क्या? नहीं जी, बिल्कुल अलग अलग हैं। आपके गुण अलग हैं, मेरे गुण अलग हैं। क्यों है ये अलग? अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जीन्स अपने अंदर अलग है, आपके अंदर जीन्स अलग है, हमारे अंदर जीन अलग है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो जीन्स के लेवल पर यहां पर क्या हो रही है? डाइवर्सिटी आ रही है, विविधता आ रही ही है। इसी को क्या बोल रहे हैं? आनुवांशिक विविधता। कि भाई जाति सेम है,
ठीक है, या फिर प्रजाति सेम है, स्पीसीज सेम है, और लेकिन वो स्पीसीज सेम होने के बावजूद भी उनमें विविधता है, तो रीजन क्या है कि भाई उनके जीन्स अलग अलग हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक लेवल की ये क्या है, डायवर्सिटी है, जेनेटिक लेवल पर ये विविधता आती है। तो ध्यान से सुनना वापस, आनुवांशिक विविधता क्या है, आनुवांशिक स्तर पर जो विविधता आती है उसको क्या बोलते हैं, आनुवांशिक विविधता उसको कहा जाता है। एक ही स्पीसीज के जो मेंबर हैं, जैसे भैंस जो है, दो भैंस हैं, दोनों हैं ही भैंस ही हैं, ठीक है, लेकिन दूध अलग अलग दे रही है, एक 10 लीटर दे रही है और दूसरी क्या दे रही है, 5 लीटर ही दे रही है, तो गुण अलग अलग है ना, एक ज्यादा गुस्सा आता है, एक को थोड़ा कम गुस्सा आता है, ठीक है, तो उनमें डिफरेंस है, लेकिन है तो दोनों भैंस ही वो, ठीक है, अब कम दूध दे रही है तो उसको गाय थोड़ा ना बना देंगे, है तो भैंस ही वो, तो दोनों भैंस हैं, लेकिन वो उनके अंदर डिफरेंस है, वो किस वजह से आ रहा है, वो विविधता की वजह से आ रहा है, आनुवांशिक विविधता की वजह से आ रहा है। तो अब मेरे हिसाब से आप आनुवांशिक विविधता समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यार, ना ये 3 स्तर बताऊंगा, तीनों के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक जो विविधता है इसका एग्जाम्पल आपका आता है रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया एक प्लांट है, और ये प्लांट जो है वो कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है आपकी जो हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये प्लांट पाया जाता है। अब हिमालय की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, वो अलग अलग पहाड़ियां, एक पहाड़ी का नाम, एक पहाड़ी नहीं है हिमालय के अंदर, ठीक है, हिमालय के अंदर अलग अलग पहाड़ियां हैं। जैसे मैं ये बात करूं, ये यहां पर मैं मान सकता हूं भारत का ऊपर का जो नक्शा है ये मान लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपन को इतना नहीं पढ़ना भाई, अपन को सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं। यहां पर जो है ये जो है ना एरिया, इसमें क्या है आपकी हिमालय की पहाड़ियां हैं, और इस हिमालय की पहाड़ियों में क्या है आपका ये प्लांट पाया जाता है, ये जो रोवोल्फिया वोमिटोरिया जो है ये पाया जाता है, ठीक है, ये अलग अलग पहाड़ियों पर पाया जाता है। बोला ठीक है भैया पाया जाता तो क्या दिक्कत आ गई, ये यार एक केमिकल निकलता है इस प्लांट से, कौन सा केमिकल, रेजर पाइन निकलता है। रेजर पाइन जो है वो किस काम आता है, बीपी को ठीक करने के लिए वो काम में लिया जाता है। ये जो केमिकल निकलता है किस काम में आता है, बीपी को ट्रीट करने के लिए, है ना, बीपी के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है ना, काम में लिया जाता है, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन ये आनुवांशिक विविधता का उदाहरण कैसे हुआ वो बताओ हमें तो भाई। रोवोल्फिया एक प्लांट है, वो पाया जाता है कहां पर, वो हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है, और इसे केमिकल निकलता है रेजर पाइन, और वो बीपी को ठीक करने में काम में आता है। यहां तक बातें समझ में आ गई, लेकिन इसमें आनुवांशिक विविधता कहां हुई ये हमें बताओ। तो ये ध्यान से सुनो, ये जो रोवोल्फिया वोमिटोरिया ये प्लांट है, यहां तक बात है ठीक है, केमिकल भी निकालता है ये भी ठीक है, लेकिन यार ये हिमालय की अलग अलग पहाड़ियों में पाया जाता है। मान लो ये एक पहाड़ी है, यहां पर हिमालय की एक पहाड़ी है, इस पर ये आपका रोवोल्फिया वोमिटोरिया लगा हुआ है, ये दूसरी पहाड़ी है हिमालय की, इस पर भी लगा हुआ है, ये तीसरी पहाड़ी है, इस पर भी लगा हुआ है, लगे हुए तीनों क्या है, तीनों ही रोवोल्फिया वोमिटोरिया है, तीनों सेम ही प्रजाति के प्लांट है यार, एक ही प्लांट है तीनों, लेकिन तीनों में फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा, जो रेजर पाइन निकलता है ना, जो इनसे जो केमिकल निकल रहा है वो अलग अलग मात्रा में निकलता है। ये जो इस पहाड़ी का जो रोवोल्फिया वोमिटोरिया है इसका अलग रेजर पाइन होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, मतलब जाति तो सबकी सेम है यार, प्लांट तो एक ही है ना, एक ही प्रजाति का प्लांट है, लेकिन अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं, अलग अलग पहाड़ी पर ये पाए जाते हैं, और इससे क्या हुआ, इनका जो केमिकल निकल रहा है, इनसे जो रेजर पाइन निकल रहा है वो अलग अलग मात्रा में निकल रहा है। तो ये क्या है, किस वजह से निकल रहा है, क्योंकि इनके अंदर अलग अलग जीन्स हो सकते हैं, अलग अलग जीन्स होने के कारण ये इसको क्या बोलते हैं अपन, आनुवांशिक विविधता का उदाहरण इसको कहा जा रहा है। ठीक है, पहला उदाहरण तो ये हो गया आनुवांशिक विविधता का, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, याद रखना है भाई। और कहां पाया जाता है, हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है, रेजर पाइन इससे केमिकल निकलता है। ठीक है, बीपी को ठीक करता है या नहीं करता वो आप याद रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेजर पाइन याद रखना है। चलो फिर दूसरा उदाहरण इसका क्या है, धान। ठीक है, धान को अंग्रेजी में राइस, चावल। ठीक है, तो जो राइस है, जो धान है, उसकी कितनी 50,000 से ज्यादा उसके क्या है स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। जैसे कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन आए ना, ठीक है, पहले को अलग कोरोना का अलग स्ट्रेन आया, फिर थोड़े दिन बाद में ओमिक्रॉन बन के आ गया, वो तो अलग अलग स्ट्रेन आ रहे थे। वैसे ही चावल के जो धान है उसके 50,000 से भी ज्यादा क्या है स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो धान है उससे 50,000 से भी अधिक आनुवांशिक रूप है, स्ट्रेन मतलब आनुवांशिक रूप, अलग अलग आनुवांशिक रूप है इसके। अब आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि एनसीईआरटी में ही, अभी जो 12th अपन पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में ही अपन थोड़े दिन पहले पढ़ के आए हैं
कि चावल की जो धान है इसकी कितनी वैरायटी है, 2 लाख से ज्यादा वेराइटीज हैं। ठीक है, तो भैया जब क्वेश्चन आ जाएगा, अभी तो अपन टेस्ट दे रहे हैं एक एक चैप्टर का, लेकिन जब पूरी बायोलॉजी का टेस्ट आएगा, एग्जाम में पेपर आएगा तो पूरी बायोलॉजी से आएगा, तो वहां अगर धान का हमें पूछ ले कि भाई धान की कितनी वैरायटी, तो 2 लाख वाले पे टिक मारे कि 50,000 वाले पे मारे। तो भाई आपको अगर वेराइटी पूछे, किस्म पूछे कितनी किस्में हैं इसकी, तो आपको 2 लाख पर टिक मारना है। और अगर आपको पूछे कि इसके कितने आनुवांशिक रूप हैं या फिर कितने स्ट्रेन हैं, तो आपको 50,000 वाले पे मारना है। अरे ठीक है क्या, चलो फिर बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा उदाहरण क्या है, आम की कितनी वेराइटी है, 1000 से भी ज्यादा वेराइटी है। मतलब अलग अलग टाइप के आम आते हैं ना, वो लंगड़ार, हाफूस और अलग अलग आते हैं, तो ठीक है, वो है आपका आम का। तो आम की कितनी जातियां, 1000 से भी ज्यादा की इसकी जातियां होती हैं, मतलब 1000 से ऊपर की इसकी वेराइटी है। ठीक है, अपन ने नहीं खाई इतने आम। फिर अपन बात करते हैं, ये पहली अपन ने पढ़ ली आनुवांशिक विविधता पढ़ ली, दूसरी बात करते हैं अपन जातीय विविधता की बात करते हैं। जाति वो जाति नहीं है जो अपने यहाँ समाज में चलती है, वो जाति की बात नहीं कर रहे। तो जातीय विविधता मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करेंगे। ध्यान से सुनना भाई, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है, यह भिन्नता जाति के स्तर पर होती है ना, जाति के स्तर पर आपको भिन्नता देखने के लिए मिलेगी। जैसे मानव जो है वो एक जाति है, ठीक है, वही मैं बात करूं भैंस की, तो भैंस अलग जाति है, गाय की अलग जाति है ना, तो भैंस की बात करता हूं मानव के साथ में, तो भैंस जाति अलग है और मानव की जाति अलग है। अरे मेरे भैंस में डिफरेंस है या नहीं है, है ना, तो वही क्या है, डिफरेंस आ रही है, इसी को क्या बोलते हैं, विविधता इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये भिन्नता जाति के स्तर पर आपको देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। भारत का नीचे का हिस्सा दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो भारत के नीचे का हिस्सा है। ठीक है, ये जो एरिया है इसको कहा जाता है, इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। ठीक है भैया, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, ये जो पश्चिमी घाट है यहां पर आपको एम्फीबियंस जो है, उभयचर जो है, एम्फीबियंस हिंदी में जिसको अपन उभयचर बोलते हैं, उभयचर। ठीक है, ये इनकी विविधता अधिक है, विविधता अधिक है, अधिक है, और यहां पर आपको कम देखने के लिए मिलती है, पूर्वी घाट पर कम देखने के लिए मिलती है। रीजन क्या है भाई, पश्चिमी घाट पर आपको उभयचर जो है, एम्फीबियंस जो है, उनकी विविधता आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, और मैं वहीं बात करूं आपको पूर्वी घाट है, वहां पर आपको कम देखने के लिए मिलती है। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि यहां पर जो है पश्चिमी घाट पर क्या है, पहाड़ियां जो हैं वो ज्यादा है भाई, यहां पर पहाड़ियां जो है वो ज्यादा है। पहाड़ियां ज्यादा होने के कारण जो हवाएं चलेगी, जो बादल चलेंगे, वो इन पहाड़ियों से टकराएंगे और क्या होगी, बारिश ज्यादा होगी। बारिश ज्यादा होने से क्या होगा, पानी आएगा, पानी ज्यादा होगा तो आपको पता है उभयचर जो है, एम्फीबियंस जो है, वो कहां रहते हैं, पानी में। ठीक है, और तो पूर्वी घाट के कंपेरिजन में, ठीक है, तुलना में यहां पर पानी जो है पश्चिमी घाट में ज्यादा पानी होता है। इस वजह से उभयचर की जो जातियां हैं वो ज्यादा कहां आपको देखने के लिए मिलेंगी, विविधता जो ज्यादा आपको कहां देखने के लिए मिलेगी, पश्चिमी घाट में। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, समझाने के लिए आपको ये भी बता दिया। तो आपको क्या पढ़ रहे थे अपन, जाति विविधता पढ़ रहे थे। जाति विविधता का मतलब है कि जाति के स्तर पर क्या होगी, विविधता आएगी, उसको क्या बोलते हैं, जातीय विविधता बोलते हैं। एग्जाम्पल की अपन ने बात करी तो पश्चिमी घाट की जो उभयचर हैं उनमें विविधता ज्यादा है, किसके कंपेरिजन में, पूर्वी घाट। ठीक है, फिर तीसरा स्तर है आपका, या जो भी नाम पढ़ लेना, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है भाई, इकोसिस्टम के लेवल पर देखो, अपन कहां से चले थे, जीन से चले थे। ठीक है, फिर स्पीसीज पर आए, जाति पर आए, अब कहां गए अपन, इकोसिस्टम, हिंदी में जिसको पारितंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो पारितंत्र के लेवल पर जो डाइवर्सिटी आएगी उसको क्या बोलते हैं अपन, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, जैसे भारत की बात करूं मैं ना, तो भारत के अंदर आपको मरुस्थल भी देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको जंगल भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको पहाड़ भी देखने के लिए मिल जाएंगे, बर्फबारी भी आपको देखने मिल जाएगी, मतलब हर चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है, हर तरह का वातावरण भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं मैं बात करूं एक स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे नॉर्वे, ठीक है, उसकी वहां की बात करूं तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, वहां पर इतनी ज्यादा आपको इकोसिस्टम नहीं देखने के लिए मिलता। जैसे एक इकोसिस्टम, जैसे मरुस्थल की बात करूं मैं, रेगिस्तान की बात करूं, तो रेगिस्तान जो है
वो एक इकोसिस्टम, वो एक पारितंत्र है। वही मैं बात करूं एक जंगल की, जंगल एक अलग पारितंत्र है। वहां मैं बात करूं पहाड़ की, तो पहाड़ एक अलग पारितंत्र है। तो ऐसे बहुत सारे पारितंत्र हैं भारत के अंदर। वही मैं बात करूं नॉर्वे के अंदर, तो नॉर्वे के अंदर इतने पारितंत्र आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। रीजन पर चलते हैं, आ जाओ, रीजन भी आपको दिखाता हूं। ये लो जी, मैं ग्लोब बना देता हूं आपकी धरती, ये मैंने बना दी, क्या धरती बना दी, ठीक है भैया, धरती बना दी। अब धरती आपको पता है, धरती में क्या होता है, एक इक्वेटर होता है, बीच में एक लाइन होती है यार, है ना, ठीक है, जो अब मतलब होती नहीं है, अपन मानते हैं ना, ये इक्वेटर है, ठीक है। हिंदी वाले शब्द अरे बहुत ज्यादा मुश्किल है ना, इंग्लिश वाले देखो, हिंदी वाले बता दूंगा। इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बातों को, ये बातें इस चैप्टर में बहुत काम में आएंगी। इक्वेटर के जो आसपास की जो लाइंस है ना, आसपास का जो एरिया है, ये इक्वेटर के जो आसपास का एरिया है ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। बोला ठीक है भैया, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। उससे मैं थोड़ा और आगे जाऊं, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन से थोड़ा और आगे जाऊं तो ये जो क्षेत्र आता है ना, एक मिनट, ये जो क्षेत्र आएगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन, शीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है, टेम्परेट रीजन, हिंदी में शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। इसको ट्रॉपिकल को बोलते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र, है ना। फिर और आगे चलूं मैं, और आगे चलूं तो क्या आ जाएगा आपका, पोलर रीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पोलर रीजन, ठीक है, पोलर रीजन। अब ध्यान से सुनना यार बात को, ना इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। ये इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर के आसपास मैंने आपको क्या बताया कि ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन वो क्षेत्र है जिसमें आपको ज्यादा कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलता, वातावरण के अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता है, ज्यादा बदलाव कोई आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपका वातावरण होगा वो आपको एकदम सेम सा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, ना ना, बदलाव नहीं देखने के लिए मिलते। तो ट्रॉपिकल जो रीजन होता है ना यार, ट्रॉपिकल रीजन, इसके अंदर आपको ज्यादा बदलाव नहीं देखने के लिए मिलते हैं। बोला ठीक है भैया। टेम्परेट रीजन कौन सा होता है आपका, जो शीतोष्ण जो है ये कौन सा होता है, ये वो क्षेत्र होता है जिसके अंदर आपको सीजन देखने के लिए मिलती हैं, गर्मी भी आपको देखने के लिए मिलेगी, आपको सर्दी भी देखने के लिए मिलेगी। तो वो कौन से क्षेत्र होते हैं, वो टेम्परेट रीजन होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र। फिर ये पोलर रीजन कौन से होते हैं, पोलर क्षेत्र वो होते हैं जहां पर सिर्फ बर्फ ही पड़ती है भाई, ठीक है, वहां पर गर्मी का तो कोई नाम ही नहीं है, वहां पर बर्फबारी होती है, ठीक है। तो वो ये पोलर आपके रीजन हो गए। अब हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि इंडिया जो है उसके अंदर आपको ज्यादा आपको पारितंत्र देखने के लिए मिलते हैं, ज्यादा इकोसिस्टम देखने के लिए मिलते हैं। तो अपना जो इंडिया है ना, वो कहां पर स्थित है, वो यहां कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं, वो यहां कहीं आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इंडिया मतलब टेम्परेट और ट्रॉपिकल के बीच में से आपको कहीं देखने के लिए मिलता है इंडिया। तो इसी वजह से क्या है, इसके अंदर आपको ज्यादा इकोसिस्टम देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ज्यादा कोई भारी बदलाव नहीं आते हैं ना। अपने इंडिया के अंदर हर प्रकार के वातावरण आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ हिस्सा ट्रॉपिकल जैसा आपको दिखाता है, ठीक है, कि ट्रॉपिकल में ज्यादा बदलाव नहीं आते। तो कुछ क्षेत्र आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जहां पर ना गर्मी पड़ती है ना सर्दी पड़ती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत के अंदर जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो वो उसी कारण पड़ती है क्योंकि ये जो भारत अपना, वो यहां कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। अब मैंने बात करी कि स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है, जो स्कैंडिनेवियन जो देश है, वो कहां होते हैं, इस पोलर रीजन के आसपास होते हैं यार, है ना। ये जो पोलर रीजन है जहां पर बर्फबारी बढ़िया पड़ती है, वहां उसको क्या, वहां पर जो देश होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो नॉर्वे जो देश है ना, वो कहां पर है, इस जगह पर कहीं स्थित है, ठीक है। तो यहां पर नॉर्वे है। तो मैंने क्या कहा, बातों को ध्यान से सुनना कि भैया ये जो ट्रॉपिकल जो रीजन होता है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसके अंदर कोई ज्यादा भारी बदलाव नहीं आते। अब कोई ज्यादा भारी बदलाव नहीं आएंगे तो हर प्रकार के जीव जो है वो वहां पर अच्छे तरीके से रह सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर बहुत ज्यादा एक टाइम आया, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ गई, तो जो गर्मी में रहने वाले हैं वो तो बेचारे मर जाएंगे सर्दी में, और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई तो जिनको थोड़ी ठंड चाहिए वो तो मर जाएंगे गर्मी में, ठीक है। तो यहां पर क्या, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर कोई चेंज बदलाव आता ही नहीं मौसम के अंदर। जब कोई बदलाव नहीं आएगा तो यहां पर जो जीव रहते हैं उनको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर जो आपको विविधता जो है ना,
यहां पर ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहां पर आपको विविधता जो है वो अधिकतम देखने के लिए मिलता है। यहां पर विविधता जो है वो अधिकतम दिखने के लिए मिलती है, अधिकतम। ठीक है। अब जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, यहां पर ये ट्रॉपिकल रीजन है, इससे मैं जैसे ऊपर जाऊंगा, टेम्परेट की तरफ जाऊंगा, तो विविधता जो है वो कम होती जाएगी। कम क्यों होगी? मैंने कहा ये क्या है, टेम्परेट रीजन है, और टेम्परेट रीजन का आपको पता है यहां पर सीजन आने लग जाती हैं। यहां पर गर्मी भी पड़ेगी, एक सीजन गर्मी की आएगी, एक सीजन सर्दी की आएगी। जब गर्मी सर्दी की आएगी तो गर्मी वाले जो हैं वो सर्दी में बेचारे परेशान हो जाएंगे, और सर्दी वाले गर्मी में परेशान हो जाएंगे। इस वजह से विविधता जो है वो कम होती जाती है। मैं थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, पोलर रीजन आएगा। पोलर रीजन के अंदर विविधता और कम हो जाती है, क्योंकि वहां तो सर्दी पड़ती है, तो गर्मी वाले तो वहां रह नहीं पाएंगे, और सर्दी वाले कुछ एक ही होते हैं। ठीक है, और सर्दी भी बहुत ही एक्सट्रीम पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर ये पोलर रीजन है, यहां पर विविधता और भी कम हो जाती है। इसी वजह से स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है, जैसे नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है नॉर्वे, यहां पर जो है बहुत कम पारितंत्र आपको देखने के लिए मिलते हैं। किसके कंपेयर में? भारत में बहुत ज्यादा, बहुत ही अधिक विविधता आपको पारितंत्र की देखने को मिलती है। यहां पर आपको रेगिस्तान भी दिख जाएगा, यहां पर आपको जंगल भी दिख जाएंगे, पहाड़ भी दिख जाएंगे, समुद्र भी दिख जाएंगे, हर तरीके की आपको पारितंत्र इकोसिस्टम जो वो देखने के लिए मिल जाते हैं। चलो, ये उदाहरण आपको याद रखने तीनों के। अब आगे अपन बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। एक संस्था है IUCN। ठीक है, तो IUCN की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले तो ये याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। फिर बात करते हैं IUCN ने क्या किया। ये जो IUCN है, इसने 2004 में एक रिपोर्ट निकाली। वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट कहती है कि टोटल जो स्पीसीज हैं, किसकी? आपके जो जानवर हैं और जो पौधे हैं, जानवर और पौधे, इनकी टोटल जो कुल प्रजातियां हैं वो कितनी हैं? तो ये रिपोर्ट कहती है कि 1.5 मिलियन प्रजातियां हैं। किसकी? आपके प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को मिला के। ठीक है, ये जो IUCN जो है, इसने 2004 के अंदर एक रिपोर्ट जारी करी। उस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि भैया आपके जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, इनकी कुल प्रजातियां कितनी हैं? 1.5 मिलियन से कुछ अधिक प्रजातियां हैं। बोला ठीक है। और इसने क्या कहा, इस रिपोर्ट के अनुसार यह है कि भैया ट्रॉपिकल जो रीजन है, जिसको उष्णकटिबंध क्षेत्र बोलते हैं, ये जो ट्रॉपिकल जो रीजन है, इसके अंदर अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको अभी खोजना बाकी है। मैंने आपको कहा कि अधिकतम विविधता आपको कहां देखने के लिए मिलती है? ट्रॉपिकल रीजन मैंने आपको क्या बताया, इसका कारण ये है वहां पर अधिक विविधता क्यों है? क्योंकि वहां पर जो मौसम जो वो एक जैसा सा रहता है। ठीक है, इस वजह से वहां पर अधिकतम विविधता देखने के लिए मिलती है। और ये IUCN की जो रिपोर्ट है, ये भी यही बात बोलती है कि भाई ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी अभी खोज नहीं हुई है, खोज होना बाकी है। तो ये बात यहां पर देखना भाई। IUCN 2004 के अनुसार क्या है, पौधों के जानवरों की प्रजातियां कुल संख्या कितनी है? 1.5 मिलियन से अधिक है। बता दिया मैंने आपको। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रीजन, कई प्रजातियां अभी तक खोजी नहीं गई हैं, बता दी मैंने आपको। अब कुछ साइंटिस्ट जो है, IUCN की रिपोर्ट तो बोल रही है कि 1.5 मिलियन से अधिक क्या है, प्रजातियां हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो है उनका बोलना क्या है कि भाई 20 से 50 मिलियन प्रजातियां हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं, नाम किसी का नहीं, कुछ साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने बोले कि 20 से 50 मिलियन प्रजातियां टोटल। फिर एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे बोलते हैं कि भाई टोटल जो प्रजातियां ना तो 1.5 मिलियन ना 20 से 50 मिलियन है, टोटल जो प्रजातियां वो है 7 मिलियन प्रजातियां हैं। टोटल प्रजातियां कितनी है? 7 मिलियन। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो अपन एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन 11वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर क्या दे रखा है कि कुल प्रजातियां कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन। तो अब जब क्वेश्चन आएगा तो आप कौन सी करोगे भाई? 1.7, 1.8 11वीं क्लास वाला करोगे, या 12वीं के अंदर 1.5 भी दे रखा है, 20 से 50 मिलियन भी दे रखा है और 7 मिलियन भी दे रखा है, कौन सा आंसर आप करोगे? तो यहां पर ध्यान से सुनना बात को। अगर आपको बोले कि कुल प्रजातियां कितनी हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की कुल प्रजातियां कितनी हैं, अगर क्वेश्चन इतना पूछ रहा है आपको और ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है 1.7 से 1.8 मिलियन आपको दिखाई दे रहा है, तो आंख मिचकर उस पर टिक मार देना। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको यह पूछ रहा है कि रॉबर्ट मे के अनुसार कुल प्रजातियां कितनी हैं, तो आपको आंसर वहां लिखना होगा 7 मिलियन। तो यह ध्यान में रखना, अगर रॉबर्ट मे के अनुसार पूछा तो 7 मिलियन कर देना, वरना 1.7 से 1.8 मिलियन कर देना। देखो यहां पर ये IUCN की रिपोर्ट भी यही बोले कि 1.5 मिलियन से अधिक है।
5 मिलियन से अधिक होने का मतलब क्या है? तो ये बोलता है कि कुछ अधिक है, तो कुछ अधिक होने का मतलब क्या है? 1.7 मिलियन 1.8 मिलियन वाली बात सही लगती है IUCN के अकॉर्डिंग भी। और फिर कुछ साइंटिस्ट जो है उनका नाम ही नहीं यार, कुछ तो 4 लोग बात करेंगे तो 4 लोगों को बात करने दो, 4 लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पर क्या है, कुछ साइंटिस्ट बोल रहे तो बोलने दो उनको, वो 20 से 50 मिलियन बोल रहे हैं तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो 7 मिलियन स्पीसीज रॉबर्ट मे के अनुसार है, बाकी मैंने आपको बताया कि कुल स्पीसीज कितनी है, 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है, ठीक है। कीट की अधिकतम संख्या मौजूद है। अब इन 1.5 मिलियन जो आपकी जो प्रजातियां हैं, इनमें सबसे ज्यादा कौन है? कीड़े भाई सबसे ज्यादा है, कीट जो है वो सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो मैंने आपको इतनी बातें बताई हैं वो सारी NCERT की लाइंस हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बातें, है ना। चलो, आनुवांशिक विविधता मैंने आपको बताई, तो ये क्या बोला, एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है, ठीक है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग जो पहाड़ियां, अलग अलग श्रेणियां, अलग अलग रेंज है वहां पर, है ना, में उगने वाले जो औषधीय पादप है, कौन सा? रावोल्फिया वोमिटोरिया, मैंने आपको बताया, ठीक है। इसकी आनुवांशिक विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेजरपाइन, मैंने आपको बताया कि क्षमता सांद्रता से संबंधित हो सकती है, अलग अलग सांद्रता पाई जाती है। भारत में 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप है किसके? धान के, बता दिए मैंने। 1,000 से अधिक आम की प्रजातियां हैं। फिर मैंने आपको बताया जाति स्पीसीज विविधता, ये भिन्नता जाति स्तर पर है, बता दिया मैंने। उदाहरण क्या बताया मैंने आपको? पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। फिर मैंने आपको बताया इकोलॉजिकल विविधता, ये आप जो पढ़ लेना, पारिस्थितिकीय विविधता, ठीक है, इंग्लिश में इकोलॉजिकल डायवर्सिटी को बोलते हैं। ये विविधता पारितंत्र स्तर पर है, ठीक है। भारत के अंदर रेगिस्तान, वर्षावन, मतलब हर टाइप का माहौल आपको देखने को मिल जाता है। वैसे ही जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है नॉर्वे, वहां पर ये कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। फिर हमने बात करी जो पृथ्वी के अंदर, ये बात करी अपन IUCN की, तो ये IUCN की सबसे पहले तो फुल फॉर्म दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। 2004 के अंदर IUCN की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार क्या है कि भाई 1.5 मिलियन से अधिक स्पीसीज हैं, ये बता दी मैंने आपको। फिर और क्या बात है काम की यहाँ पर, फिर और क्या है कि भाई ट्रॉपिकल रीजन के अंदर अभी कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी खोज होना बाकी है, खोज शेष है, ठीक है। और कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि 20-50 मिलियन क्या है स्पीसीज है, ये यहाँ पर है, इनको कोई ध्यान नहीं देना आपको। रॉबर्ट मे की बात आई फिर, तो रॉबर्ट मे ने क्या बताया? 7 मिलियन स्पीसीज। यूट्यूब का जमाना, आपको पता है 7 मिलियन क्या होती है? 17 लाख होता है, ठीक है। चलो, ये NCERT की बातें मैंने आपको सारी चीजें बता चुका हूँ, जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए वो अपन कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपन टोटल स्पीसीज कितनी बताई मैंने आपको? 1.5 मिलियन बताई, ठीक है। मोर देन मतलब 1.5 मिलियन से अधिक है, ठीक है। अब ये 1.5 मिलियन में प्लांट्स कितने हैं, एनिमल्स कितने हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो 1.5 मिलियन से अधिक जो प्रजातियां मैंने आपको बताई, जो स्पीसीज मैंने आपको बताई, इनमें से 70% क्या है? एनिमल्स हैं, और 22% क्या है? प्लांट्स हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई 70-22 तो 92 हुए, बाकी के 8% कहाँ गए? तो 8% क्या है? अदर्स हैं, अन्य हैं, ठीक है। तो वो अन्य कौन है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनो कि 70% क्या है? एनिमल है, ठीक है, और 22% क्या है? प्लांट्स हैं। प्लांट्स में कौन कौन आ जाएगा? आपका एल्गी आ जाएगा, ब्रायो आ जाएगा, टेरिडो आ जाएगा, जिम्नो आ जाएगा, एंजियो आ जाएगा, और फंजाई को जो कवक है उसको भी इसमें ही डाल दिया गया है। प्लांट्स के अंदर भी इसको प्लांट्स के अंदर ही डाला गया है। तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, भैया एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, आप बोलो फंजाई को भी उसमें डाल दिया, तो फिर ये अन्य जो 8% आप बता रहे हो वो कौन है? अदर्स कौन है ये? तो अदर्स जो है वो प्रोटिस्टा हो सकते हैं। देखो, प्रोकार्योट जो मोनेरा जो है आपका, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है स्पीसीज के अंदर। जो बैक्टीरिया वगैरह है, बैक्टीरिया को इन प्रजातियों के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये प्रजाति जो है बैक्टीरिया की नहीं है, पहली बात तो ये। तो बच गया कौन भाई? फंजाई की बात होगी, प्लांट्स की बात होगी, एनिमल्स की बात होगी, तो बचा कौन आपका? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो है वो इन अन्य में हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो 70% जो एनिमल्स है ना, 70% जो एनिमल्स हैं, इनमें सबसे अधिक कौन है? 70% इंसेक्ट है। ध्यान से सुनना बात को, मैं ये बोल रहा हूं कि 1.5 मिलियन से अधिक क्या है? स्पीसीज है। 1.5 मिलियन से अधिक स्पीसीज है, ठीक है। अब इन 1.5 मिलियन में क्या है? 70% क्या है आपके? 70% क्या है? एनिमल्स हैं। तो इन 70% एनिमल्स में भी कौन सबसे अधिक है? इन 70% का भी 70% कौन है? 70% कौन है? इंसेक्ट है, कीट है, ठीक है। कौन है? कि कीट है। आपको लगता होगा कि मानव ज्यादा है, मानव ज्यादा नहीं है, सबसे अधिक कौन है? कीट है, सबसे ज्यादा है। इंसेक्ट बहुत ज्यादा है। तो पूरी धरती पर कितने हैं? 1.5 मिलियन कुल प्रजातियां हैं, जिनमें से 22% तो प्लांट्स की हो गई, और बाकी की जो बच गए वो एनिमल्स हैं सारे 70%। 70% में भी 70% कौन है? आपके
इंसेक्ट हैं। बाकी के जो बच गए 30% उसके अंदर आपके रेप्टाइल्स भी आ गए, ममल्स भी आ गए और उसके अंदर आपकी फिशेस भी आ गई, सारे उसके अंदर आ जाते हैं फिर। ठीक है, चलो 22% के अंदर मैंने आपको बता दिया 22% के अंदर कौन है, एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है, जिम्नो एंजियो है और फंजाई भी इसके अंदर ही आता है। 8% जो अदर्स हैं उसके अंदर आपके प्रोटिस्टा हो सकते हैं। अब ये पाई चार्ट दे रखा है भाई, इसको ध्यान से देखना और इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से देखना। ये कौन है, एकशेरुकी। एकशेरुकी कौन होते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं भैया इनवर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं, एकशेरुकी, सॉरी ये देखो एनसीईआरटी यहां पर लिख रखा है कशेरुकी, यहां पर केशरुकी। ठीक है, कशेरुकी होता है भाई। ये क्या, इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट हिंदी वाले एनसीईआरटी में बहुत सारी कमियां हैं। ये क्या है, वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है। ठीक है, अब इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन है भाई, खुली आंखों से मुझे दिख रहा है कि कीट इसमें सबसे अधिक दिखाई दे रहे हैं। कीट जो है इस डायग्राम में मुझे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कौन है, कीट है। उसके बाद में कौन ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, अन्य प्राणी जो समूह है वो ज्यादा है उसके बाद में। और उसके बाद में कौन ज्यादा, मोलस्क। और उसके बाद में कौन है, क्रस्टेशिया उसके बाद में ज्यादा है। तो आपको पूछे तो ये आपको ऑर्डर आपको लगा लेना है। इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, इसका जो क्रम है वो बनेगा, सबसे पहले कीट सबसे अधिक है, कीट के सब बाद में कौन है, अन्य प्राणी समूह है, अन्य प्राणी समूह है। ठीक है, और उसके बाद में कौन कम है, उसके बाद में आपका मोलस्क आ जाएगा, मोलस्क आ जाएगा और उससे कम आ जाएगा आपका क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर इसका याद रख लेना है। वही मैं बात करूं इसकी बात करूं वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में आप देखो खुली आंखों से मुझे दिख रहा है कि भाई मत्स्य सबसे ज्यादा है। मत्स्य को इंग्लिश में फिशेस बोलते हैं भाई, फिशेस। ठीक है, फिशेस सबसे ज्यादा है। उसके बाद में कौन है, उसके बाद में आपके बर्ड्स हैं, पक्षी, बर्ड्स हैं। उसके बाद में कौन है आपके, उसके बाद में मुझे दिख रहे सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। उसके बाद में कौन है, उसके बाद में उभयचर ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। उभयचर को इंग्लिश में भी लिख देता हूं, स्तनधारी कौन आपके, ममल्स, ममल्स। ठीक है, इनका ऑर्डर याद रखने के लिए भी तरीका बताऊंगा थोड़ा सा ना, तो पहले तो इस देख लेते हैं, ऑर्डर लगा लेते हैं, इसका क्या ऑर्डर आएगा ना, क्रम देख लो भाई। सबसे पहले आएंगी फिशेस, सबसे ज्यादा है फिशेस। उसके बाद में आ जाएगा आपका बर्ड्स, बर्ड्स के बाद में आपका आएगा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद में आपका आएगा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बाद में आएगा आपका ममल्स, ममल्स। तो ये जो ऑर्डर्स बता रहा हूँ ये आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनसे क्वेश्चन। अब इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। आजकल चल रहा है इंस्टाग्राम। ठीक है, आजकल क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है। तो इंस्टाग्राम आने से पहले कुछ टाइम पहले FB पर बहुत ज़्यादा, फेसबुक पर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, FB। ठीक है, FB। तो इंस्टाग्राम हटा दो, FB राम कर दो, इसको क्या कर दो, FB राम। FB का क्या हो जाएगा, F का हो जाएगा फिशेस, B का बर्ड्स आ जाएगा, R का रेप्टाइल्स आ जाएगा, A का एम्फीबियंस आ जाएगा, M का ममल्स आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, याद रखना चाहो, बाकी आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। फिर बात करते हैं अपन पादप की। तो पादप में सबसे ज्यादा कौन है, प्लांट्स में देखो कौन ज्यादा है भाई, सबसे ज्यादा मुझे अपनी आंखों से दिख रहे हैं कवक सबसे ज्यादा, सॉरी कवक नहीं है ज्यादा, आवर्त बीजीय जो प्लांट है, जो एंजियोस्पर्म है वो सबसे ज्यादा है, एंजियो सबसे ज्यादा है। उसके बाद उससे कम कौन है, कवक, फंजाई आपकी। ठीक है, फंजाई से कम है आपकी शैवाल, एल्गी। ठीक है, और एल्गी से कम फिर मोसेस हो जाएगा, मोसेस। और मोसेस से कम हो जाएगा आपके फर्न, और फर्न से कम हो जाएंगे आपके लाइकेन, और लाइकेन से भी कम होते हैं कौन, आपके जिम्नोस्पर्म, है ना। जिम्नोस्पर्म की अब नहीं रहा है ना, जिस टाइम पर आपके डायनासोर वगैरह थे उस टाइम पर जिम्नोस्पर्म काफी थे, लेकिन अब जो है विलुप्त हो चुके हैं जिम्नोस्पर्म, तो अब काफी कम है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये प्लांट्स का ऑर्डर भी लिख रखा है यहाँ पर। तो एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा है, उससे कम कौन है, फंजाई है। उसके बाद में एल्गी, मोस, फर्न, उस लाइकेन्स और जिम्नोस्पर्म सबसे कम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि बैक्टीरिया को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये जो जैव विविधता मैंने आपको बताई कि भाई 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं, इनमें बैक्टीरिया को शामिल नहीं किया गया, प्रोकारियोट्स को शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, उसका रीजन देख लेते हैं। तो प्रोकारियोट्स को जैव विविधता में शामिल नहीं करने के कारण क्या क्या हैं। पहला कारण है पारंपरिक जो वर्गीकरण के जो तरीके हैं वो सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है। जो अपने पास में पारंपरिक जो तरीके हैं, जो वर्गीकरण के जो तरीके हैं यार, उससे अपन बैक्टीरिया को वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं,
जो अपने पास में जो तरीका है आज के टाइम पर, उससे अपन बैक्टीरिया को वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। तो पहला रीजन तो ये हो गया। तो बैक्टीरिया को जब वर्गीकृत ही नहीं कर सकते तो उसको अपन शामिल कहां से करें जैव विविधता के अंदर। तो पहला कारण तो ये हो गया कि प्रोकार्योट्स को अपन जैव विविधता को शामिल ना करने का पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा क्या, कई जीवाणुओं को संवर्धन कल्चर नहीं किया जा सकता। बहुत सारे जीवाणु ऐसे, बहुत सारे बैक्टीरिया जिनका कल्चर नहीं किया जा सकता, संवर्धन उनका नहीं किया जा सकता। तो दूसरा रीजन ही होगा, कल्चर भी नहीं किया जा सकता। तीसरा रीजन जो है वो क्या है, अब आप बोलोगे कि भैया इसका क्या कर लो, आप बायोकेमिकल स्टेज लिख लो, उनकी डीएनए आरएनए वगैरह देख लो, ठीक है, उसके बेसिस पर आप उनको डिवाइड कर दो। तो मैंने कहा कि अगर उनका डीएनए आरएनए, उनका केमिकल स्टेज अगर अपन देखें तो उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत कम केमिकल चेंजेस आएंगे। जैव रासायनिक जो चेंजेस हैं, बदलाव है, वो बहुत कम है। अगर अपन जैव रसायन को एक मानक ले लें, उनके वर्गीकरण करने का मानक अगर ले लें, तो इनकी जो संख्या है वो कई लाखों में चली जाएगी। अकेले इनकी संख्या कई लाखों में चली जाएगी। अपन ये बोल रहे हैं कि कुल प्रजातियां कितनी, 1.5 मिलियन ना, फिर क्या होगा, सिर्फ प्रोकार्योट्स की क्या हो जाएगी, कई लाखों में इनकी प्रजातियां बन जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या, तीसरा पॉइंट क्या बोला, यदि इन जातियों को समझने के लिए जैव रासायनिक अथवा आणविक तरीके अपनाते हैं तब इनकी विविधता लाखों में पहुंच सकती है। तो ये 3 रीजन है, इस वजह से अपन प्रोकार्योट्स को जैव विविधता में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, इसको एनसीईआरटी क्या लिखती है वो भी देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है वो देखना ध्यान से। एनसीईआरटी बोल रही है कि ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि यह आकलन प्रोकार्योट की संख्या नहीं बताते। जो अपने 1.5 मिलियन स्पीसीज बताई उसमें प्रोकार्योट नहीं है। ठीक है, जीव वैज्ञानिकों को यह पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकार्योट जातियों की संख्या कितनी हो सकती है, उनको पक्का नहीं पता भाई, जो वैज्ञानिक है उनको नहीं पता ना। समस्या यह है कि पारंपरिक जो वर्गीकरण के जो तरीके हैं वो सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है। बता दिया मैंने आपको, जो पुराने अपने पास जो तरीके चलते हैं वर्गीकरण के, वो प्रोकार्योट्स पर लागू नहीं होते हैं। तथा बहुत सी जातियां प्रयोगशाला में संवर्धन योग्य, कल्चरेबल नहीं है। मैंने आपको बता दी कि बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं बैक्टीरिया की जिनको कल्चर नहीं किया जा सकता। इन जातियों को समझाने के लिए जैव रासायनिक अथवा आणविक तरीके अपनाते हैं तब इनकी विविधता लाखों में पहुंच सकती है। बता दिया मैंने आपको ये बात, सारी बातें ना। फिर बात करते हैं अपन भारत में जैव विविधता की बात करते हैं। भारत में जैव विविधता, तो भारत में जैव विविधता की बात करें तो भारत देखो पूरे विश्व के अंदर 12 ऐसे देश हैं जिनको मेगा डाइवर्सिटी कंट्री कहा गया है। ठीक है, हिंदी में बात करूं तो जिनको महाविविध देश कहा गया है, ऐसे 12 देश हैं ना। मतलब इनके अंदर विविधता बहुत ज्यादा है। तो इन 12 में से एक भारत भी है। मतलब भारत के अंदर तो आपको पता है बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। तो भारत में बहुत ज्यादा विविधता है और 12 ऐसे देश बनाए गए हैं जिनको महाविविध देश कहा गया है। उन 12 में से एक भारत भी है। तो आप बोलोगे भैया कौन से नंबर पर भारत है, तो 8वें स्थान पर भारत है महाविविध देशों में। पहले स्थान पर कौन है, ब्राजील। ठीक है, पहले स्थान पर ब्राजील आपका। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये होगा, संसार के 12 महाविविध देशों में भारत भी एक है। ठीक है, भारत जो है इसके पास में विश्व का 2.4% भूमि क्षेत्र है। भाई पूरे विश्व के अंदर जितना भूमि क्षेत्र है ना यार, पूरे विश्व के अंदर जितना भूमि क्षेत्र है उसका सिर्फ और सिर्फ 2.4% ही भारत के पास में है ना। पूरे विश्व के पास में जितना भूमि क्षेत्र है उसका सिर्फ 2.4% भूमि क्षेत्र ही भारत के पास में है। लेकिन विविधता की बात करूं मैं, विविधता कितनी है, 8.1% विविधता है। भाई देखो अपने पास क्षेत्र बहुत कम है, 2.4% क्षेत्र ही है, भूमि क्षेत्र तो बहुत कम है, लेकिन वही मैं बात करूं विविधता, लेकिन वो बहुत ज्यादा, विविधता बहुत ज्यादा है। वो कितनी है, 8.1 जैव विविधता, 8.1% जैव विविधता भारत के अंदर है। ठीक है, तो क्षेत्र कम अपने पास में, पूरे विश्व के कंपैरिजन में बात करें, और अपने पास में जैव विविधता अधिक है। ठीक है, 45,000 से ज्यादा प्लांट की स्पीसीज है अपने पास में। भारत के पास में 45,000 से ज्यादा प्लांट की स्पीसीज है और 90,000 से ज्यादा अपने पास में क्या है, एनिमल की स्पीसीज है। ठीक है, भारत के अंदर 45,000 से ज्यादा क्या है, प्लांट की स्पीसीज है और 90,000 से ज्यादा क्या है, एनिमल की स्पीसीज है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि रोबोट में जो है ना, वो क्या बोल रहे थे कि 7 मिलियन स्पीसीज है टोटल। ये बात बोली रोबोट में ने। हाँ, अगर अपन रोबोट में की बात मानते हैं, ठीक है, अगर हम रोबोट में की बात माने, रोबोट में की बात माने, अगर हम रोबोट में की बात माने तब क्या होगा, रोबोट में की अगर बात मानते हैं तो 7 मिलियन स्पीसीज भैया, 7 मिलियन स्पीसीज। और 7 मिलियन स्पीसीज में से अपन कितनी डिस्कवर कर चुके, कितनी खोज कर चुके हैं, तो 7 मिलियन में से अपन सिर्फ 22% की खोज कर पाए हैं।
ठीक है, मतलब कितने की खोज नहीं हुई, 78% की अभी तक खोज ही नहीं हुई है। अगर हम रोबोट में की बात माने, रोबोट मैंने कहा कि टोटल यहाँ पर कितनी आपको प्रजातियां देखने को मिलेगी, 7 मिलियन देखने को मिलेंगी। अगर उनकी बात माने तो सिर्फ 22% की ही अपन खोज कर पाए हैं, 78% की तो भी खोज भी नहीं कर पाए हैं। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऐसा एस्टिमेट भारत में लगाए ना, ये वाला जो रोबोट में वाली बात भारत पर अप्लाई करें, ठीक है, तो देखो अपने पास करंट में कितनी है, 45,000 प्लांट की स्पीसीज है और 90,000 के आसपास कितनी है एनिमल की स्पीसीज है। लेकिन मैं अगर रोबोट में वाला कॉन्सेप्ट भारत में लगाऊं ना, तो प्लांट की कितनी स्पीसीज बाकी है खोज की हुए होने में, क्योंकि 45,000 क्या है, सिर्फ 22% ही खोज की हुई है। अगर रोबोट में की बात को अप्लाई करते हैं, 78% की भी खोज होना बाकी है। तो 1 लाख हो गया क्या, 1 लाख जो है वो प्लांट स्पीसीज की अभी खोज होना बाकी है। और 3 लाख हो गए क्या, हो गए 3 लाख एनिमल स्पीसीज की खोज होना बाकी है, सिर्फ भारत के अंदर है ये, सिर्फ भारत के अंदर ये आंकड़ा आपको देखने के लिए मिल सकता है अगर अपन रोबोट में की बात करें। अब इसको आप एनसीईआरटी में ध्यान से देखो ना क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी क्या बोलती है, यदि भी भारत के पास भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% ही है, ठीक है, लेकिन इसकी वैश्विक जाति विविधता 8.1% बता चुका हूं आपको। यही कारण है कि संसार के 12 महाविविध देशों में भारत भी एक है, बता दिया आपको ना। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियां हैं तथा इससे 2 गुना से अधिक जंतु जातियां हैं। तो मैंने आपको बता दी कि 2 गुना क्या हो गए, 90,000, 45,000 के 2 गुना कितने होते हैं भाई, 90,000 होते हैं। तो 90,000 से अधिक मैंने आपको बताया ना, को अभिलिखित किया जा चुका है। वास्तव में अभी कई जीवित जातियों की खोज तथा उनका नाम दिया जाना शेष है। यदि रोबोट में के वैश्विक आकलन को स्वीकार करें तब अभी कुल 22% जातियों की ही खोज हुई है। इस अनुपात की से भारत की विविधता का आकलन करें तो 1 लाख से अधिक पादप तथा 3 लाख से अधिक जंतु जातियों की खोज तथा वर्णन होना शेष है। बता दिया मैंने आपको ना, 1 लाख से अधिक प्लांट स्पीसीज और 3 लाख से अधिक एनिमल स्पीसीज, ठीक है। क्या हम सभी अपने देश की संपूर्ण ये बोल रहा है, इसके बाद में ये बोल रहा है कि अपनी जो प्लांट बहुत सारी ऐसी जातियां रहेंगी, प्रजातियां रहेंगी जो जिनकी कभी खोज हो ही नहीं पाएगी, है ना। क्यों नहीं हो पाएगी भैया, इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि जब तक अपन उनकी खोज करेंगे तब तक वो विलुप्त हो चुकी होंगी। फिर अपन सिर्फ कहानियां सुनेंगे कि डायनासोर जैसी कोई चीज़ थी, ठीक है, और वैसे ही कहानी अपन सुनेंगे उन प्रजातियों के बारे में जो विलुप्त हो जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी कभी खोज ही नहीं होगी। तो यहाँ पर एनसीईआरटी भी एक चीज़ इसको किससे तुलना करती है, लाइब्रेरी से इसकी तुलना करती है। जैसे लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, वैसे ही अपनी जो इकोसिस्टम है इसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं, ठीक है। बहुत सारी जैसे लाइब्रेरी के अंदर किताबें होती हैं, वैसे ही अपने यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियां हैं। और जब अपन उनको पढ़ेंगे, अपन पढ़ रहे हैं वो बुक्स, उससे पहले वो बुक्स जलती जा रही हैं, वैसे ही उसको तुलना की है एनसीईआरटी ने कि अपने पास में जो प्रजातियां हैं अपन जब उनको खोज करेंगे उससे पहले ही वो विलुप्त हो चुकी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है। प्रकृति का जैविक पुस्तकालय, उसमें संग्रहित पुस्तकों के शीर्षकों की सूचीबद्ध करने से पहले ही विनिष्ट हो जाएंगे, है ना। उनको मतलब अपन वर्गीकरण करें उससे पहले वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ तक अपन ने बातें कर ली। उसके बाद अपन बात करते हैं एक जैव विविधता के प्रतिरूप, है ना। ये जो एनसीईआरटी में साथ बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको इसको पढ़ना है, जैसे लेक्चर खत्म हो एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, मेरे कहने पर पढ़ लेना। जैव विविधता के प्रतिरूप, है ना। पैटर्न क्या क्या है जैव विविधता के, है ना। तो पहला पैटर्न है यार, पहला प्रतिरूप है क्या है, लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट, है। हिंदी में क्या बोलेंगे, अक्षांशीय प्रवणता। अब जो भी है ये देख लेना भाई, है ना। क्या है लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट, होता क्या है वो बताता हूँ, है ना, ध्यान से सुनना। यहां से देखो, अपन ने, मैं थोड़ी देर पहले आपको मैंने धरती बनाकर दिखाई थी, बस वहीं चलते हैं धरती पर ही। ये अपनी अर्थ है, ठीक है। और यहां पर अपना क्या है, ये आपका क्या है, इक्वेटर। ये क्या है आपकी इक्वेटर, ठीक है भैया, इक्वेटर है। अब ध्यान से सुनना बातों को और समझ लेना। इक्वेटर के आसपास मैंने आपको बताया था क्या होता है, इक्वेटर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। इक्वेटर के आसपास को रीजन क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंध क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन। और इसके आगे अपन चलें, इसके थोड़ा सा ऊपर चलूं मैं, तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, इसके ऊपर मैं जाता हूं तो मुझे क्षेत्र देखने के लिए मिलता है टेम्परेट रीजन, जिसको बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। ये आ जाएगा टेम्परेट,
इससे मैं थोड़ा सा और ऊपर चलूं तो मुझे पोलर रीजन दिखाई देता है। ये आ गया आपका पोलर रीजन। ठीक है भैया, पोलर रीजन। अब ध्यान से बातों को सुनना और समझना। ये देखो, जैसे जैसे मैं इस इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता हूं, जैसे मैं इक्वेटर पर हूं, बीच की जो लाइन है वहां पर मैं हूं, और मैं जैसे जैसे चल के मैं ऊपर की तरफ जाता हूं, कहां पर, ट्रॉपिकल से मैं बाहर टेम्परेट की तरफ जाने की कोशिश करता हूं, तो वो क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसी को लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। तो भाई सीधी सी बात है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट कुछ भी नहीं है, इक्वेटर से आप ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ आ रहे हो, उसी को लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोल रहे हैं। जैसे देखो यहां पर देखो, ये कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है, ये वाला, और ये क्या है, 23.5 डिग्री कितना कहां है, साउथ में है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं अपन, इसके बीच का क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। इस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं, इसके अंदर विविधता अधिकतम पाई जाती है। रीजन मैंने आपको बताया था, अभी वापस रीजन बताऊंगा, लेकिन रीजन मैंने आपको बताया था कि यहां पर मौसम जो है वो बढ़िया रहता है। ठीक है, उसके ऊपर टेम्परेट आ जाता है, उसके अंदर सीजन आ जाती है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, और उसके ऊपर तो फिर सर्दी सर्दी है। चलो अब यहां पर देखो, अधिकतम जो जैव विविधता कहां पाई जाती है, मैंने आपको पहले बताया था, अधिकतम जो जैव विविधता वो कहां पाई जाती है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। और ट्रॉपिकल रीजन कहां से कहां तक होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में अधिकतम जैव विविधता आपको देखने के लिए मिलती है। फिर एनसीईआरटी पक्षियों का एक एग्जाम्पल देती है, बर्ड्स की। जो बर्ड्स हैं उनकी प्रजातियां अपन देखते हैं। एक कंट्री है कोलंबिया, एक कंट्री है कोलंबिया। वो कोलंबिया जो कंट्री है वो कहां आपको देखने के लिए मिलती है, वो देखने के लिए मिलती है यहां पर इक्वेटर के आसपास आपको वो कंट्री देखने के लिए मिलती है। यहां आपकी कोलंबिया है, कोलंबिया। और फिर भारत कहां पर है, भारत आपको यहां कहीं देखने के लिए मिलता है, इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे करूंगा मैं, यहां कहीं आपको इंडिया देखने के लिए मिलता है। बोलो ठीक है भैया, इंडिया आ गया। फिर आगे मैं देखूं तो यहां पर मुझे कहां, न्यूयॉर्क देखने के लिए मिलता है, यहां कहीं मुझे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। और फिर मैं और आगे चलता हूं तो मुझे यहां कहीं देखने के लिए मिलता है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ना, यहां पर कहीं है ग्रीनलैंड। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, अपन को पता है अधिकतम जो विविधता वो कहां पाई जाती है भैया, पता है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाई जाती है। और ट्रॉपिकल रीजन के अंदर कौन है, कोलंबिया देश है। तो ये जो कोलंबिया जो कंट्री है, ये देश है, यहां पर जो पक्षियों की प्रजातियां वो कितनी है, 1400, ठीक है, यहां पर प्रजातियां हैं। तो कोलंबिया के अंदर कितनी है, 1400। ये कौन सा क्षेत्र है, ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा ट्रॉपिकल रीजन से, मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा तो कौन सा जाएगा, टेम्परेट क्षेत्र आने लग जाएगा। तो जैसे जैसे मैं इस ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर जाने की कोशिश करूंगा तो कौन आएगा, भारत आएगा। तो भारत के अंदर कितनी आएगी, विविधता कितनी आ जाती है आपकी, 1200 आपकी बर्ड्स की आपकी प्रजातियां हैं भारत के अंदर। फिर मैं भारत से जैसे ऊपर चलूंगा, थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा, इसी को क्या बोलते हैं, ऊपर जाने को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। नीचे आने को भी क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो इक्वेटर से जैसे ऊपर ऊपर या फिर नीचे की तरफ आएंगे, नॉर्थ में या फिर साउथ की तरफ आएंगे, तो उसको लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यही समझाने की कोशिश कर रही है एनसीईआरटी कि जैसे जैसे अपन इक्वेटर, जो इक्वेटर है उससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी आपकी प्रजातियां जो है वो कम होने लग जाती हैं, और नीचे की तरफ आओगे तो भी कम होगी। तो देखो यहां पर कोलंबिया जो है उसके अंदर 1400 है। फिर अपन भारत के अंदर आते हैं तो कितने हो जाती है, 1200। वही फिर मैं न्यूयॉर्क जाता हूं, न्यूयॉर्क, यहां पर कितनी, 105, कितनी है, 105 प्रजातियां हैं पक्षियों की। फिर मैं जैसे ही ग्रीनलैंड पहुंच जाता हूं तो यहां पर सिर्फ 56 प्रजातियां देखने के लिए मिलती हैं। तो आपके दिमाग में आएगा भैया ग्रीनलैंड नाम से पता लग रहा है यहां पर तो बहुत हरियाली होनी चाहिए, ग्रीनलैंड नाम से तो ये लग रहा है कि भाई ग्रीनलैंड, ठीक है, कि भाई हरियाली वाले जो क्षेत्र होगा यहाँ पर तो। लेकिन देखो ये कंफ्यूजन है कि ग्रीनलैंड जो क्षेत्र, ग्रीनलैंड जो है वहां पर सिर्फ आपको बर्फ देखने के लिए मिलती है, और एक और जगह है आइसलैंड, वहां पर आपको सिर्फ हरियाली देखने के लिए मिलती है। तो ये उल्टे है, आइसलैंड पर बर्फ होनी चाहिए, वहां पर आपको हरियाली देखने के लिए मिलती है, और ग्रीनलैंड जहां पर हरियाली होनी चाहिए वहां पर आपको बर्फ देखने के लिए मिलती है। ये इससे रिलेटेड नहीं, बस आपको समझने के लिए बता दिया। तो ये बर्ड्स का एग्जाम्पल दे रखा है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है, लैटिट्यूडनल जो ग्रेडियंट है वो क्या होता है,
इक्वेटर से अपन ऊपर की तरफ जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट, या फिर नीचे की तरफ आएंगे, मतलब सीधी सी बात है, इक्वेटर से अपन दूर जा रहे हैं उसी को लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोलंबिया जो देश है वो इक्वेटर के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसके अंदर कितनी है, 1400 प्रजातियां हैं बर्ड्स की। वहीं फिर मैं भारत इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर 1200, फिर और नीचे जाऊं मैं, सॉरी ऊपर जाऊं, नॉर्थ साइड में जा रहा हूँ, 41 डिग्री नॉर्थ में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर न्यूयॉर्क आ जाता है 105। ठीक है, तो देखो कम होती जा रही है ना, धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिक प्रजाति तो अपन को ट्रॉपिकल के अंदर देखने मिलती है। फिर 71 डिग्री नॉर्थ में मैं चला गया तो क्या आ गया, ग्रीनलैंड आ गया। वहां पर क्या है, 56 प्रजातियां ही हैं सिर्फ बर्ड की, है ना। फिर एक और एग्जाम्पल दे रखा है यूएसए। यूएसए जो है वहां पर जो संवहनी जो पौधे हैं, मतलब जो वेस्क्यूलर जो प्लांट्स हैं वो कम है। और एक और जगह इक्वेडोर, इक्वेडोर में क्या है, ये जो वेस्कुलर प्लांट्स है, जो संवहनी जो पौधे हैं वो अधिक हैं। इक्वेडोर कहां है, ये आपका इक्वेटर के आसपास है ना, ये कहां है, इक्वेटर के आसपास देखने के लिए मिलता है आपको, इक्वेटर। तो ये जब इक्वेटर के आसपास है ना, तो इक्वेटर के आसपास मैंने आपको बता दिया कि इक्वेटर कहां होता है, ट्रॉपिकल रीजन में। यार ट्रॉपिकल रीजन में अधिकतम विविधता आपको देखने मिलती है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, संवहनी पौधे जो है वो अधिक है। और यूएसए का जो मिड वेस्ट है ना, जो मध्य पश्चिमी जो क्षेत्र है, वहां पर आपको संवहनी पौधे जो है वो कम देखने के लिए मिलते हैं। तो ये रीजन मैंने आपको बता दिया। अब अमेजन फॉरेस्ट में चलते हैं। अमेजन फॉरेस्ट है कहां पर, साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बातें हैं वो ध्यान से देख लेना। प्लांट की कितनी प्रजातियां हैं यहाँ पर, अमेजन फॉरेस्ट बहुत बड़ा जंगल है यार, है ना। अमेजन फॉरेस्ट के अंदर आपको प्लांट्स की कितनी प्रजातियां हैं, 40,000 प्रजातियां इस जंगल के अंदर हैं। और फिशेस की बात करूँ, फिशेस की कितनी प्रजातियां हैं, मछलियों की 3000 से ज़्यादा। ठीक है, बर्ड्स की 1300, और फिर आपकी आ जाएगी ममल्स की 427, एम्फीबियंस 427, रेप्टाइल 378, और इनवर्टिब्रेट्स 1,25,000 इसकी प्रजातियां हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि भैया देखो, हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स जो हैं उनकी ज़्यादा प्रजातियां होती हैं और एम्फीबियंस की कम होती हैं, जनरली अपन देखते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एम्फीबियंस की ज़्यादा है और रेप्टाइल्स की कम है, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि ये जो क्षेत्र है, जो अमेजन फॉरेस्ट है, यहाँ पर क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर नदियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। इस जंगल के अंदर नदियाँ बहुत ज़्यादा, पानी है, पानी के अंदर कौन ज्यादा रहेगा, एम्फीबियन ज्यादा रहते हैं। इस वजह से एम्फीबियन जो है, उभयचर जो है, इनकी प्रजातियां ज्यादा हैं। किसके कंपेयर में, आपके जो श्री सर्प हैं, रेप्टाइल्स जो हैं, इनकी प्रजातियां कम हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आप बहुत देर से बता रहे हो कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर विविधता बहुत ज्यादा होती है। रीजन आपने बताया भी कि यहाँ पर मौसम कम चेंज होता है, तो बस वही रीजन है। तीन आपके कारण हैं, उन कारणों की वजह से यहाँ पर विविधता अधिक होती है। तो वो कारण देख लो भाई, ट्रॉपिकल रीजन में अधिक जैव विविधता क्यों है। तो सबसे पहला है, अधिक सनलाइट आती है। यहाँ पर सनलाइट जो बढ़िया मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर सनलाइट बढ़िया आएगी तो बढ़िया पेड़ खिलेंगे। क्यों? क्योंकि बढ़िया यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, प्रकाश संश्लेषण बढ़िया करेंगे, तो बढ़िया से सारे पेड़ पौधे खिलेंगे, और जो खाएंगे पेड़ पौधे वो खाएंगे। उसके बाद में देखो, मान लो पेड़ पौधे बढ़िया खिले, ठीक है, उसके बाद में जो शाकाहारी हैं, जो मतलब हिरण वगैरह, बकरी वगैरह, ये मान लो ना, तो ये खाएंगे उन पेड़ पौधों को। फिर बकरी हिरण को खाने वाले कौन है, शेर वेर बैठे हैं, तो वो उनको खा लेंगे, तो बढ़िया सारे फलते फूलते रहेंगे। तो सनलाइट आ रही है, अधिक सनलाइट आ रही है, वो भी एक कारण है। दूसरा क्या है, ट्रॉपिकल रीजन हिम युग से जैसे परिवर्तनों से सबसे कम डिस्टर्ब हुआ है। भाई जैसे कोई चेंजेस आए ना, तो सबसे कम कहां पहुंचते हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन में बहुत कम डिस्टर्बेंस होता है। भैया समझाओ कैसे। तो देखो वापस चलते हैं, धरती बनाते हैं। आजो, ये बनाई मैंने धरती, ठीक है, और ये बीच में इक्वेटर है आपका, ये लो जी इक्वेटर। यहां पर आपका पोलर रीजन है, ये टेम्परेट है, और ये आपका क्या है, आपका ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल ऐसे ही मैं यहां बना दूंगा, ठीक है, ये आपका ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जो हिमयुग की बात है, हिमयुग का मतलब है कि बर्फबारी, और बर्फबारी होगी तो फिर क्या होंगे, बर्फीले पहाड़ बनेंगे। तो यहां पर ये पोलर रीजन है, यहां पर तो बर्फ पड़ती रहती है। लेकिन जब हिमयुग आया, ठीक है, हिमयुग आया, तो ये बर्फ जो पड़ती है, ये जो क्षेत्र है वो फैलता गया, और कहां तक आ गया, आपका टेम्परेट रीजन तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया, पोलर से कहां आ गया, टेम्परेट तक आपकी ये जो बर्फबारी है ये पड़ने लग गई, ठीक है। तो ये बर्फीला जो क्षेत्र बन गया, टेम्परेट भी क्या है, बर्फीला क्षेत्र बन गया था। तो जैसे बर्फबारी पड़ेगी, देखो कोई ऐसे जो जीव हैं जिनको बेचारों को गर्मी चाहिए, और वहां पर बर्फबारी अचानक से पड़ने लग जाए, तो वो तो बेचारे विलुप्त हो ही जाएंगे ना। तो ये इस वजह से जो टेम्परेट रीजन, जो टेम्परेट जो क्षेत्र हैं, जो शीतोष्ण क्षेत्र हैं, वहां पर डिस्टर्बेंस होता है, और पोलर रीजन के अंदर तो वैसे ही डिस्टर्बेंस रहता है। लेकिन ट्रॉपिकल जो क्षेत्र है ना, ये जो बीच वाला जो कटिबंध जो क्षेत्र है, इसके अंदर यार सबसे
कम जो डिस्टर्बेंस है वो देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर बढ़िया मौसम जो है वो एक जैसा सा रहता है। इस वजह से यहाँ पर जो है आपकी प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा है, विविधता सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो तीसरा रीज़न ये होगा, ट्रॉपिकल रीजन में हिमयुग जैसे परिवर्तनों के सबसे कम डिस्टर्बेंस हुआ। तीसरा, ट्रॉपिकल रीजन में मौसमी परिवर्तन कम होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी कि मौसम वहाँ पर एक जैसा सा रहता है। और टेम्परेट के अंदर तो सीजन आ जाते हैं। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इतना ही। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।